हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 2 दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी का लास्ट टॉपिक दैट इज सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज। सो फाइनली हम आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ ही चुके हैं कि अर्बन एरियाज में किस तरह से ऑर्डर एंड चेंज हम मेंटेन करके रखते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सोशल चेंज एंड ऑर्डर इन रूरल एरियाज। तो अब बात करेंगे अर्बन एरियाज के बारे में, यानी कि टाउन्स के बारे में, सिटीज के बारे में। यहां पर किस तरह से सोसाइटी का ऑर्डर है, वहां पे कैसे स्टेबिलिटी है और उसमें किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? सो विल स्टार्ट। It is well known that though the city itself is very old, even in ancient societies had them, urbanism as a way of life for large segments of the population is a modern phenomenon. अब हम बात कर रहे हैं टाउन, सिटी, अर्बन एरियाज की। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर टाउन और सिटी भी लिख सकती थी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्बन एरियाज की। सो टाउन और सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो एंशिएंट सोसाइटी से ही चला आ रहा है। ठीक है, टाउन और सिटी वाला कॉन्सेप्ट आपकी एंशिएंट सोसाइटी से ही चला रहा है, लेकिन अर्बनिज्म जो है, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये स्टार्ट होता है मॉडर्न टाइम से, या फिर मैं कहूं ये एक मॉडर्न फिनोमिना है। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज के बारे में। यही हम टाउन को डिस्कस करेंगे, सिटी को डिस्कस करेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर द मॉडर्न एरा, अब हम मॉडर्न टाइम्स में आएंगे आगे। पहले थोड़ा सा हम एंशिएंट टाइम्स देखेंगे, थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे कि मॉडर्न एरा के स्टार्ट होने के पहले जो ट्रेड है, रिलीजन है, वॉरफेयर है, ये सभी मेजर फैक्टर्स होते थे जो डिसाइड करते थे कि लोकेशन और इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है सिटीज की। सो ट्रेड कहाँ से होने वाला है, ट्रेड की क्या लोकेशन होने वाली है, रिलीजन का डोमिनेशन या कौन से रिलीजन का डोमिनेशन कहाँ पर है, वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये सारी चीजों के थ्रू हम लोकेशन डिटरमाइन करते थे कि सिटी की कौन सी होने वाली है और इंपॉर्टेंस क्या होगा सिटीज का। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। Cities that were located on major trade routes or had suitable harbors and ports had a natural advantage. अब जो भी cities जो है trade routes पर हुआ करती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो सिटी हैं और ये इनके बीच में जो है ट्रेड रूट है। ठीक है, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो ट्रेड होता है वो इसी रूट के थ्रू होता है। सो इसके आसपास जो भी सिटी होती थी, जो भी सिटी बसी होती थी, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, उनको नेचुरल एडवांटेज मिलता था क्योंकि वो ट्रेड रूट्स के पास में। वैसे ही जो सिटीज हार्बर्स के पास में होती थी, पोर्ट्स के पास में होती थी, जहां से ट्रेड हुआ करता था, उन्हें बहुत ज्यादा नेचुरल एडवांटेज रहता था इस चीज का। Secondly, so did cities that were well located from the point of view of military strategies. और भी ऐसी cities जो कि military strategy के point of view से बहुत ज़्यादा importance रखती थी, ऐसी cities भी exist किया करती थी। And finally, religious places attracted large numbers of pilgrims and thus supported an urban economy. तो क्या एक चीज़ कहा जा रहा है कि कौन कौन से point? सबसे पहले तो रिलीजन की वजह से, जैसे जहाँ जहाँ पर भी रिलीजियस पिलग्रिमेज हुआ करते थे, वहां पर जो सिटीज होती थी या जिन भी सिटीज में, या फिर मैं कहूँ जिस भी रीजन में कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज होता था, वो वाला रीजन जो है सिटी के फॉर्म में डेवलप हो जाया करता था। सो रिलीजन के बेसिस पर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बेसिस पर, ट्रेड रूट्स के बेसिस पर, इन सभी बेसिस पर जो है सिटीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इनके थ्रू ढेर सारी सिटी जो है वो इवॉल्व होती चली जा रही थी। इंडिया के केस में अगर हम बात करें, सो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सच ओल्ड सिटीज including the well-known medieval trading towns of Tezpur on the Brahmaputra river in Assam. अब ऐसी religious places से regarding जो city है वो इंडिया में भी exist करती थी, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आसाम में, उसके ऊपर तेजपुर सिटी हुआ करती थी। ये ट्रेडिंग टाउन के लिए बहुत ज्यादा क्या थी? फेमस थी। और कोझिकोडे फॉर्मरली नोन एज कैलिकट ऑन द अरेबियन सी इन नॉर्थन केरला, वैसे ही जो कोझिकोडे सिटी थी जो अरेबियन सी के ऊपर थी नॉर्दर्न केरल में, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। यानी ये किस तरह की सिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। और इसी के साथ में वी हैव ऑल्सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल टाउन्स एंड प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। इसी के साथ में और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ पे टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे या फिर मैं कहूँ रिलीजियस पिलग्रिमेज हुआ करती थी। ये जो सिटी थी
थी ये आपके ट्रेडिंग के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, और अब जो हम सिटीज पढ़ रहे हैं वो आपकी टेम्पल टाउन्स या रिलीजियस पिलग्रिमेज के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, जैसे कि अजमेर इन राजस्थान, वाराणसी या बनारस काशी इन उत्तर प्रदेश और मदुरई इन तमिलनाडु। सो ये क्या था, एंशियंट टाइम्स में किस तरह से सिटीज होती थी और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो हम सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, इसी के साथ में आपके भी क्या बनते जाएंगे, आपके भी नोट्स बनते जाएंगे। सो एंशियंट टाइम्स से अगर हम देखें या फिर मैं कहूं एंशियंट सोसाइटीज में, सो सिटीज किस बेसिस पर हुआ करती थी, ट्रेड, वॉरफेयर एंड रिलीजियस प्लेसेस। क्लियर है, ये 3 पॉइंट्स होते थे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद में मॉडर्न एरा पे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी कि एंशिएंट सोसाइटीज में किस तरह से सिटीज होती थी। नाउ इन मॉडर्न पीरियड्स, एज सोशियोलॉजिस्ट हैव पॉइंटेड आउट, सिटी लाइफ एंड मॉडर्निटी गो वेरी वेल टुगेदर। अब हम आ जाए मॉडर्न टाइम्स में, तो मॉडर्निटी और सिटी लाइफ दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ में चलते हैं एंड दे गो वेरी वेल टुगेदर। इनफैक्ट ईच मे बी कंसिडर्ड एन इंटीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, या फिर हम कहें सिटी और मॉडर्निटी दोनों एक दूसरे में ही सम्मिलित हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में ही चलती हैं। क्लियर है, आया समझ में। सो इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट ने ये एक पॉइंट उठाया कि मॉडर्न लाइफ और सिटी लाइफ दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलती हैं। सो मॉडर्निटी में अब हम आ गए, दो इट हाउसेज लार्ज एंड वेरी डेंस पॉपुलेशन एंड दो इट हैज बीन थ्रू आउट हिस्ट्री एज द साइट ऑफ मास पॉलिटिक्स, द सिटी इज ऑल्सो द डोमेन ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअल। सो क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं आपकी सिटी लाइफ के। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है डेंस पॉपुलेशन। ठीक है, डेंस पॉपुलेशन यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है यहाँ पे वो होती है हाई। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कितने नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर या पर यूनिट एरिया में रह रहे हैं। सो जैसे जस्ट सपोज ये एक एरिया है और इसमें आइडियली जो है 20 पर्सन्स रह सकते हैं, लेकिन सिटी वगैरह में क्या होता है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और 20 की जगह अराउंड 40 पीपल यहाँ पर रह रहे होते हैं, यानी कम एरिया में बहुत ज्यादा पीपल रह रहे हैं। सो यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है। मास पॉलिटिक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, यानी इसका एक सेकंड फीचर क्या है, मास पॉलिटिक्स। और इसी के साथ में जो सिटी है वो मॉडर्न इंडिविजुअल के डोमेन में भी आती है, यानी उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड में या फिर मैं कहूं मॉडर्न सोसाइटीज में, सो क्या फीचर्स हो गए आपकी सिटी के मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर। फर्स्ट है मास पॉलिटिक्स, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर डेंस पॉपुलेशन, एंड थर्ड इज मॉडर्न इंडिविजुअल। थर्ड क्या हो गया, मॉडर्न इंडिविजुअल। क्लियर है। सो मॉडर्न सोसाइटीज के ये फीचर्स हो गए। Now, in its combination of anonymity and the amenities and institutions that only large numbers can support, the city offers the individual boundless possibilities for fulfillment. अब जो हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न इंडिविजुअल के डोमेन में भी सिटी आती है या उसके लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है, तो यहाँ पर क्या फीचर्स रहते हैं सिटी के, एनोनिमिटी, एमेनिटीज। एनोनिमिटी यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से जानते नहीं हो। जैसे जब हमने विलेजेस पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि आप भले किसी को उसके नाम से ना जानते हो, लेकिन बाय फेस बाय साइट आप किसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते। क्यों? क्योंकि हाईली पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन वही सिटी लाइफ का जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पर जो रिलेशंस होंगे वो होंगे फॉर्मल। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स हेयर आर फॉर्मल इन नेचर। एनोनिमिटी एक इसका फीचर है कि यहाँ पर आप किसी को एक दूसरे को जानते नहीं हो, बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे से गुमनाम तरीके से सभी रह रहे हैं। गुमनाम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई जो है मतलब गलत तरह से रह रहा है, सब रहते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है कि टाइम नहीं होता है कि आप सबके साथ में जो है बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाए। एमेनिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं सिटी लाइफ के अंदर, और ये जो फैसिलिटीज होती हैं ये
इंडिविजुअल्स को ढेर सारी पॉसिबिलिटीज देती हैं ग्रो करने के लिए, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज देती हैं कि वो अपने आप को फुलफिल कर पाए और ग्रो कर पाए इस सिटी लाइफ के अंदर। लेकिन लार्ज नंबर्स होता है, सो कंपटीशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? देन unlike the village which discourages individuality and cannot offer much, the city nurtures the individual। अब जैसे कि हमने विलेज लाइफ में देखा था, हमने क्या देखा, यहाँ पर डोमिनेंट सेक्शंस हैं, यहाँ पर ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और फिर डोमिनेट कौन कर रहे हैं? जो डोमिनेंट पोजीशन में है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वेल ऑफ है, वही डोमिनेट कर पाते हैं। जो ऑप्रेस्ड है वो हमेशा पुअर रह जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत स्कैटर्ड लाइफ फॉर्म है या फिर विलेजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी लो होती है, सो आपको ग्रो करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, एमेनिटीज नहीं होती हैं क्योंकि, और इसी के साथ में एक इंडिविजुअल ग्रो ज्यादा नहीं कर पाता है। हमने विलेजेस के बहुत सारे फीचर्स देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, सो वहां से हमको पता है कि जैसे विलेजेस में आपके पास में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, लेकिन उसके अपोजिट जो सिटी है दैट नर्चर्स एन इंडिविजुअल। नर्चर्स मतलब यानी कि वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देगी जिसका यूज करके आप ग्रो कर सकते हो। सो अल्टीमेटली जो सिटी है वो क्या करती है? नर्चर करती है एक इंडिविजुअल को। But while the many artists, writers and scholars who have celebrated the city as the heaven of the individual are not wrong, it is also true that freedom and opportunity are available only to some individuals। अब जैसा कि हमने देखा है कि बहुत से आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट तरीके से ये बताया है कि एक तरह से ये जो सिटी लाइफ है ये इंडिविजुअल के लिए हेवन है। ठीक है, ये उन्होंने बताया, लेकिन इस चीज को भी मानना गलत नहीं होगा, या ये भी एक चीज सही है कि फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सिटी लाइफ में आपको मिलती है और यहाँ पर एक इंडिविजुअल नर्चर होता है, ये अपॉर्चुनिटीज, ये फ्रीडम सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के पास में ही होती है, सबके पास में ये एक चीज नहीं होती। ठीक है, सो ये क्या है? ये दिखा रहा है आपको कि सोसाइटी का ऑर्डर अर्बन एरियाज में किस तरह का होता है। एक तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ कुछ के पास में ही होने वाली है, या फिर हम कहें कुछ ही उन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। More accurately, only a socially and economically privileged minority can have the luxury of a predominantly free and fulfilling life। इसी के साथ में सिर्फ कुछ ही socially और economically जो privileged minority हैं, यानी कुछ ही वो people हैं जो कि socially और economically well off है और सिर्फ वही इस free और fulfilling life को जी सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिटी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ढेर सारी एमेनिटीज, फैसिलिटीज दे रहा है, उसको सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उस लाइफ को सिर्फ कुछ ही लोग जी सकते हैं, वो भी वो जो सोशली और इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड हैं। Most people who live in cities have only limited and relative freedoms within larger constraints। अब कुछ ही लोगों के पास में जो है राइट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीपल हैं सिटीज में जिनके पास में लिमिटेड फ्रीडम है या फिर रिलेटिव फ्रीडम है और वो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स के अंदर अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। These are the familiar economic and social constraints imposed by membership in social groups of various kinds। अब ये किस तरह के constraints की हम बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के ऊपर है सिटीज में। So these are the economic and social constraints। Economic यानी through your wealth, कितनी wealth है आपके पास में, उससे related आप किस तरह का work करते हैं, कितना earn करते हैं, and society में आपकी क्या position है, क्या status है, इससे related constraints हैं। और इसी के साथ में जिस society में आप रह रहे हो उसमें किस तरह के members हैं, उनके साथ में आपकी कैसी रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों के थ्रू ये कॉन्स्टेंट जो है आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। कहां पर? सिटीज में। The city too fosters the development of group identities which are all well represented in urban life। तो जिस तरह के जो है एक सोशल सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिर्फ इंडियन सोसाइटी की, सो यहाँ भी हमें कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, रीजन, क्लास, इन सारी चीजों के कॉन्स्टेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे फिर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, चाहे फिर आप रूरल एरिया में रह रहे हो। सो वैसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड based on factors like race, religion, ethnicity, caste, region and of course class, which are all well represented in urban life, city too fosters the development of group identities। यानी कि
सिटी में भी ग्रुप आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप किस रेस के हो, आपका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, आपकी क्लास क्या है। क्लास इन द सेंस क्या आप मिडिल क्लास के हो, क्या आप अपर क्लास के हो, क्या आप लोअर क्लास के हो। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कहां पर, सिटी के अंदर। In fact, the concentration of large numbers in a relatively small space intensifies identities and make them integral to strategies of survival, resistance and assertion. अब देखो एक चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जो विलेजेस होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पर उनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है। इसका बिल्कुल अपोजिट है अर्बन लाइफ में। अर्बन लाइफ में जो एरिया होता है, देखो जो एरिया होगा दैट इज स्मॉल, लेकिन जो पॉपुलेशन होने वाली है वो होगी लार्ज। पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया बहुत कम है, बहुत सभी जो है आस पास में रह रहे हैं, ज्यादा दूरियां नहीं है यहाँ, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे पीपल रहते हैं। अब इसकी वजह से क्योंकि स्मॉल स्पेस है एंड पीपल ज्यादा हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली होती है, सभी को पता होती है कि आप कहाँ से हो, आप किस आइडेंटिटी से बिलोंग करते हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। और ये सारी चीजें डिपेंड, मतलब ये सारी चीजें जो है आपकी सर्वाइवल, रेसिस्टेंस और असर्शन, इन सारी चीजों को लेके इंटीग्रल होती है। यानी कि आप अर्बन लाइफ में अब किस तरह से सर्वाइव करने वाले हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो मैटर करती है अर्बन लाइफ के अंदर। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन लार्ज है और साइज स्मॉल है, सो आपके रेसिस्टेंस, सर्वाइवल पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। Most of the important issues and problems of social order in towns and cities are related to the question of space. तो यहाँ की जो एक चीज अभी हमने पढ़ी, हम उसी में आगे आ रहे हैं कि स्पेस को लेके बहुत सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं टाउन एंड सिटी के अंदर। क्या चीजें पढ़ी अब तक हमने? सबसे पहले हमने देखा कि पहले की सोसाइटीज के क्या फीचर्स होते थे सिटी के, और अब के फीचर्स क्या है। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पीपल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है एंड फैसिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। और ये आपको क्या करती है, ये आपको ग्रो करने के बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जहां पर आप ग्रो कर सकते हो सिटी के अंदर। लेकिन वहीं इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रीडम, ये जो अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं, दिस इज लिमिटेड। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में है, कुछ के पास में नहीं है, ठीक है। ये जो चीज है, फ्रीडम जो है लिमिटेड है, जो अपॉर्चुनिटीज है इवन वो भी लिमिटेड है। किसको मिल रही हैं ये सारी चीजें? ये उन्हें मिल रही हैं जो इकोनॉमिकली एंड सोशली वेल ऑफ है। क्लियर है। इसी के साथ में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सिटी लाइफ के अंदर, वो क्या एक चीज है? स्पेस। और आपकी ग्रुप आइडेंटिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप कहां से बिलोंग करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि यहाँ का जो सोशल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज की तरह ही हमें देखने को मिल रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एनोनिमिटी है जो हमें विलेजेस में देखने को नहीं मिलती। तो इसी के साथ में स्पेस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है सिटी लाइफ का, जो हमें दिखाता है कि बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम सिटी लाइफ में स्पेस की वजह से होते हैं। स्पेस इन द सेंस कि हमारे यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है सिटीज के अंदर, दैट इज वेरी हाई। यानी कि नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा है। High population density places a great premium on space and creates very complex problems of logistics. It is the primary task of urban social order to ensure the spatial viability of the city. So इसकी वजह से बहुत सारी problems हमें face करनी पड़ती हैं। किस तरह की problems? देखो, This means the organization and management of things like, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि population density ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इसी के साथ में उन्हें क्या इंश्योर करना है? हाउसिंग और रेसिडेंशियल पैटर्न्स, उनके अपने अपने हाउसेज हो, उनका अपना रेसिडेंसेस होने चाहिए। मास ट्रांजिट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स टू एंड फ्रो फॉर वर्क। जैसे जस्ट सपोज ये एक सिटी है, यहाँ पर
कितनी यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 50 पीपल रह सकते हैं, लेकिन 100 पीपल रह रहे हैं। अब इन 100 पीपल के लिए आपको हाउसिंग इंश्योर करना पड़ेगा। ये 100 पीपल वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने वर्क पर जाएंगे तो अपने घर से वर्क एरिया पर कैसे जाएंगे, कैसे वहां से वापस आएंगे। अरेंजिंग फॉर द को एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल, पब्लिक एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज जोन्स। अब वो कौन से एरियाज होंगे, इसी एरिया में इंश्योर करना है आपको, इतने ही एरिया में अब आपको रेसिडेंशियल, पब्लिक और इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने हैं। इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया होगा, रेसिडेंशियल एरिया कौन सा होने वाला है, पब्लिक यूज के लिए एरिया कौन सा होने वाला है, ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है। And finally, all the public health, sanitation, policing, public safety and monitoring needs of urban governance। इसी के साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए मेजर्स होने चाहिए, गवर्नेंस के अपने सारे अर्बन सेंटर्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें सिटी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, लेकिन स्पेस को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब आया समझ में कि एक चीज मैं आपसे कह रही थी कि स्पेस जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है सिटी लाइफ के सामने। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अब उस पॉपुलेशन को भी संभालना है, उनके रहने की व्यवस्था भी करनी, फिर उनको सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है। सो ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम है या फिर चैलेंज है मैं कहूं अर्बन एरियाज के लिए। Each of these functions is a huge undertaking in itself and presents formidable challenge of planning, implementation and maintenance। और इन सारी चीजों की वजह से हमको प्लानिंग में, इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, या फिर हम कहें चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। क्लियर है? Now what adds to the complexity is that all of these tasks have to be performed in a context where the divisions and tensions of class, ethnicity, religion, caste and so on are also present and active। एक और क्या इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो यहां हमको देखने को मिल रही है कि जस्ट सपोज ये जो है आपका अर्बन एरिया है, ये एक सिटी है, ठीक है। अब यहां पर 100 पीपल रह रहे हैं, आपको उनकी हाउसिंग इंश्योर करनी है। क्या इंश्योर करना है? हाउसिंग इंश्योर करना है। रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपको इंश्योर करना है, ट्रांसपोर्ट के साथ में इकोनॉमी आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज होने वाली है, वो इंडस्ट्रीज आप कहाँ पर लगाओगे, पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ आपको यहाँ पे इंश्योर करना है। इसी के साथ में लोगों की हेल्थ, सैनिटेशन, पॉलिसी, पब्लिशिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंश्योर करना है। ठीक है, कैसे करोगे इतने से एरिया में इतनी सारी चीजें? और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इसके बाद में और भी बहुत सी चीजें आती हैं। क्या? जैसे कि हम बात कर रहे हैं एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, ये तो अपनी जगह ठीक ही है। अब ये जो 100 पीपल हैं, इनकी अपनी अपनी क्या है? ग्रुप आइडेंटिटीज हैं, इनकी अपनी अपनी ग्रुप आइडेंटिटीज हैं। उस ग्रुप आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने अभी आपसे कहा, इन सारी चीजों को आपको इंश्योर करना है। सो ये क्या है? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है अर्बन लाइफ को लेके, और ये चैलेंजेस एंड सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अर्बन पीपल के लिए, या फिर मैं कहूं अर्बन लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन ऑफ अर्बन हाउसिंग ब्रिंग्स विद इट अ होल होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फॉर द पुअर लीड्स टू होमलेसनेस। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, अर्बन हाउसिंग का एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक है, कि जितने भी पीपल अर्बन एरियाज में हो उनको हाउसिंग इंश्योर करवाना है। अब क्योंकि शॉर्टेज है हाउसिंग की, ठीक है, इतने ज्यादा हाउसेस थोड़ी ना हो पाएंगे कि आप यहाँ पर इन सारी चीजों का इंश्योर कर पाओ, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। सो इसकी वजह से क्या होगा? पीपल होमलेसनेस रह जाएंगे, उनके पास में अपने घर नहीं होंगे। एंड द फिनोमिना ऑफ स्ट्रीट पीपल, और इससे स्ट्रीट पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रीट पीपल यानी कि दोज हु लिव एंड सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स एंड फुटपाथ्स, अंडर ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स एंड अदर एम्प्टी स्पेसेस। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है? उन सभी लोगों का जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, ठीक है, सड़कों पर रह रहे हैं, पार्क में सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, ब्रिज के नीचे रह रहे हैं अपना घर बना के। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से वो कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लग जाता है, और ये क्या दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो सारी नीड्स को, पीपल के सभी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, आपकी सोसाइटी इनसफिशिएंट है, ठीक है। इट ऑल्सो
लीडिंग कॉज फॉर द इमर्जेंस ऑफ स्लम। और यहाँ से जो है स्लम एरियाज की स्टार्टिंग होती है कि जितने भी पुअर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक एरिया एस्टैब्लिश कर लेते हैं, वहां पर पूरी मतलब पावर्टी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर वो देखने को मिलेगी। कैसे, देखिए, दो ऑफिशियल डेफिनेशंस वरी, अ स्लम इज अ कंजेस्टेड ओवर क्राउडेड नेबरहुड। स्लम क्या होते हैं, कंजेस्टेड ओवर क्राउडेड नेबरहुड। जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, सभी आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत कंजेस्टेड दिख रही है ये एक चीज, और ओवर क्राउडेड है, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कोई प्रॉपर सिविक फैसिलिटीज नहीं है, ना ही सैनिटेशन है, ना ही वाटर सप्लाई होता है यहाँ पर एफिशिएंटली, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड होम्स मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स रेंजिंग फ्रॉम प्लास्टिक शीट्स एंड कार्डबोर्ड टू मल्टी स्टोरी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर ये जो घर बने होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल भी होते हैं, प्लास्टिक की शीट भी होती है, कार्डबोर्ड भी होते हैं, और इन सारी चीजों से मिला के वो अपने अपने जैसा उनको मतलब जुगाड़ करके जैसे उनसे उनके घर बनते हैं उसको बनाते हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्लम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, जब आप अर्बन हाउसिंग इंश्योर नहीं कर पाते हो। क्या नहीं इंश्योर कर पाते हो, अर्बन हाउसिंग। क्लियर है ना, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेटल्ड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द काइंड सीन एल्सवेयर। और क्योंकि अब यहां पर आपके पास में सेटल्ड प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, आपका अपना कोई लैंड नहीं है, आपका अपना कोई घर नहीं है, ठीक है, ये तो आपने जो है बना लिए हैं और आप यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन अगर मान लीजिए ये घोषित हो गया कि ये वाली जो लैंड है ये गवर्नमेंट की है और ये किसी मान लीजिए फलाने प्लान के लिए इसको रखा गया है, तो ये पूरे स्लम को खाली करवा दिया जाएगा। वापस से जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, स्ट्रीट पर आ जाएंगे। सो इसीलिए क्योंकि जब ये सेटल्ड प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं जो बाकी लोगों के पास में है, स्लम्स आर द नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दादाज। और फिर क्या होता है, इन स्लम एरियाज में जो है कौन निकल के आ जाते हैं, गुंडे पीपल, मतलब जो गुंडे वगैरह होते हैं ना, ऐसे दादा बन जाते हैं, गली के गुंडे जिन्हें हम कह सकते हैं, आर स्ट्रॉन्ग मैन हु इम्पोज देयर अथॉरिटी ऑन द पीपल हु लिव देयर। सो यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डोमिनेशन का अर्बन सोसाइटी में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्लम एरियाज रहेंगे, स्लम एरियाज में बहुत सारे पीपल हैं, साथ में रह रहे हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर, वो जस्ट अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कोई प्रॉपर सिविक फैसिलिटीज नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है, इन लोगों को किसी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, ना प्रॉपर सैनिटेशन, ना वाटर सप्लाई, एजुकेशन तो दूर दूर तक कहीं नहीं होती है। और इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी वहां का स्ट्रॉन्ग मैन है वो बन जाता है दादा, ठीक है, फिर उसकी सब लोग सुनते हैं, वो वहां पर गुंडागर्दी करने स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो अपनी अथॉरिटी को पीपल के ऊपर इंपोज करने स्टार्ट हो जाता है। अब आप याद करिए हमने क्या पढ़ा था, इलीगल अथॉरिटी, ठीक है, कि आपको कहीं लॉफुल अथॉरिटी आपके पास में नहीं है, लेकिन क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आपके पास में पावर है, उस पावर को आप अनलॉफुली यूज करें और अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करें। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें या इस तरह के एलिमेंट सोसाइटी में कहां से जनरेट होते हैं, सो वो यहां से ही जनरेट होते हैं, इन स्लम एरिया से ही जनरेट होते हैं। क्लियर है? Now, where and how people will live in cities is a question that is also filtered through socio-cultural identities. अब एक और जो important question यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि तो फिर कहाँ पर और किस तरह से जो people हैं वो societies में रहेंगे। So इसमें एक और चीज़ है socio-cultural identities, उनकी अपनी सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज क्या है, ये एक चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसमें सेकंड पॉइंट हो गया आपका, अभी जो हमने स्पेस पढ़ा था इसी के साथ में एक और पॉइंट हो गया सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज। क्लियर है? अब ये कैसे है, सो रेसिडेंशियल एरियाज इन सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सेग्रीगेटेड बाय क्लास एंड ऑफन ऑल्सो बाय रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एंड अदर सच वेरिएबल्स। अब आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, रेस, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और ये आपकी सोशो कल्चरल आइडेंटिटी को फ्रेम कर रहे होते हैं। Tensions between such identities both cause these segregation patterns and are also a consequence. और जब क्लास, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एंड सो ऑन, इन सभी वेरिएबल्स के बीच में टेंशन क्रिएट होते हैं आइडेंटिटीज को लेके, सो जो सोसाइटी है वो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रही होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे।
For example, in India, communal tensions between religious communities, most commonly Hindu and Muslim, result in the conversion of mixed neighborhoods into single community ones. अब जैसे इंडिया में हम एक एग्जांपल लें, अब यहाँ पे जो है मेनली दो रिलीजियसली डोमिनेटेड कम्युनिटीज हैं, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब जब इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई टेंशन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कम्युनल टेंशंस होते हैं, जिससे कम्युनल वायलेंस होता है। कम्युनल टेंशंस इन द सेंस, कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर आप इसमें बिलीव करते हो कि आपका जो रिलीजन है वो सुप्रीम है और सभी को उसे ही मानना चाहिए, लेकिन जो दूसरे रिलीजन्स हैं वो हमारे रिलीजन से इंफीरियर हैं और कोई भी अगर उसे फॉलो करेगा तो वो हमारे लिए हमारा एनिमी होगा। इस तरह की आइडियोलॉजीज जब प्रिवेल करती हैं अपनी अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को लेके, सो बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सीरियस चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। एंड दिस इन टर्न गिव्स अ स्पेसिफिक स्पेशियल पैटर्न टू कम्युनल वायलेंस व्हेनेवर इट अरप्ट्स, व्हिच अगेन फर्दर्स द गेटोइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब इस तरह के स्पेशल पैटर्न पर कम्युनल वायलेंस होते हैं अपनी जगह से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदूज का डोमिनेशन है, 80% हिंदूज रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर वो इस चीज को समझने लग जाएं कि हमारी यहाँ पर मेजॉरिटी है और ये हमारा ही लैंड है, यहाँ से बाकी सभी को चले जाना चाहिए, सो इस तरह के जो कम्युनल वायलेंस होते हैं ये भी सीरियस चैलेंजेस हमें मतलब सोसाइटी के सामने खड़े कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जो गेटोइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप या स्पेशली माइनॉरिटी को उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक मतलब उनसे अच्छी तरह से आप उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। इसी में आगे फाइनली हाउसिंग पैटर्न आर लिंक्ड टू द इकोनॉमी ऑफ द सिटी इन क्रूशियल वेज। इसी में आता है आपका हाउसिंग पैटर्न्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, वो भी हमारे लिए सीरियस चैलेंजेस लेके आते हैं। सो इसमें आपका थर्ड पॉइंट हो गया, क्या हो गया, थर्ड पॉइंट इसमें आ गया आपका अर्बन इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, जब अर्बन लाइफ इकोनॉमी से रिलेटेड होती है तब किस तरह के सीरियस इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं सिटी में। सो द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर हाउसिंग पैटर्न्स इकोनॉमी से जब रिलेटेड होते हैं, सो द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डायरेक्टली एंड सीवियरली अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज रिलेटिव टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क प्लेसेस। जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस एक चीज से लिंक्ड होता है या किस एक चीज से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क प्लेसेस से। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो इंडस्ट्रीज और कमर्शियल वर्क प्लेसेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सिटी में रह रहे हैं, सो हम जहां भी रहते हैं वो हमारी वर्क प्लेस से वो एरिया कनेक्टेड रहना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो रेसिडेंशियल एरियाज की लोकेशन को भी अफेक्ट ना करे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, इफ दीज आर फार अपार्ट एज इज ऑफन द केस, एन एलेबोरेट मास ट्रांजिट सिस्टम मस्ट बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। तो क्या कहा जा रहा है, जैसे जस्ट सपोज आप जो है यहां पर रहते हैं और आपकी जो वर्क प्लेस है वो यहां पर है। अब यहां से अपने एरिया से जहां भी आप रह रहे हो, आपके रेसिडेंशियल एरिया से आपकी वर्क प्लेस तक जाने के लिए आपके पास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है और होना क्या चाहिए कि ये जो वर्क प्लेस और हमारे बीच का डिफरेंस है ये ज्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन होता यह है कि ये बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं और इसकी वजह से जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं वो अफेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अगर आपका वर्क प्लेस आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपका आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और उसके लिए आपको बहुत अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है कि एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन किया जाए, क्रिएट किया जाए। कम्यूटिंग बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ एंड एन एवर प्रेजेंट सोर्स ऑफ पॉसिबल डिसरप्शन। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल इन दी सिटी। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो भी जो वर्किंग पीपल हैं सिटी में उनकी लाइफ अफेक्ट होने वाली है। Reliance on road transport and especially on private rather than public modes creates problems of traffic congestion and vehicular pollutions। और फिर जब हम रोड ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते हैं और स्पेशली जब हम प्राइवेट अपने व्हीकल्स को ज़्यादा
प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि हमारे लिए मास ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। अगर जैसे पब्लिक को कहीं भी जाना है तो उसके लिए बसेस वगैरह होती हैं, ऑटो होते हैं, रिक्शा होती है, टैक्सी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब क्या होता है कि हम सभी इंडिविजुअल सभी जब अपने अपने व्हीकल्स को यूज करने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और पब्लिक मोड्स को पूरी तरह से एक तरह से कहें हम छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं कि नहीं पब्लिक सिस्टम है ही नहीं, तो क्या होगा, ज्यादा ट्रैफिक होने लगेगा, बहुत ज्यादा कंजेशन होने लगेगा, और इससे बहुत ज्यादा व्हीकल से रिलेटेड पॉल्यूशन भी होगी। As will be clear to you from the above discussion, the apparently simple issue of distribution of living space is actually a very complex and multi-dimensional aspect of urban society. So यहाँ तक सारी चीजें डिस्कस करके एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक छोटा सा इशू स्पेस को लेके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अर्बन सोसाइटी के लिए। क्लियर है? देन the form and content of social change in urban area is also best understood in relation to the central question of space. One very visible element of change is the up and down experienced by particular neighborhoods and localities. Across the world, the city center or the core area of the original city has had many changes of fortune. अब इसी में जो एक सेकेंड एलिमेंट है चेंज का, या फिर मैं कहूँ आपको अर्बन सोसाइटी दिखाने का, वो है सिटी सेंटर। यहां तक अभी आपको क्या एक चीज समझ में आई? क्या हमने पढ़ा सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज में अर्बन एरियाज के, कि जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं वहां एंशिएंट सोसाइटीज में ट्रेड, रिलीजियस प्लेसेस, वॉरफेयर ज्यादा मेन चीजें होती थी जो डिटरमाइन करती थी कि सिटी कैसी होंगी। मॉडर्न सोसाइटीज में सिटी के क्या फीचर्स होते हैं? डेंस पॉपुलेशन, मास पॉलिटिक्स, अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल या मॉडर्न इंडिविजुअल यहाँ पर ग्रो करता है। बट हमने देखा कि ये जो मास पॉलिटिक्स और अपॉर्चुनिटीज हैं ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं, ये सिर्फ उन लोगों के पास है जो सोशली और इकोनॉमिकली वेल ऑफ होते हैं। सो इस तरह का एक सोशल ऑर्डर हमें मॉडर्न सोसाइटीज में या मॉडर्न एरा में सिटी और टाउन्स के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और ये चैलेंजेस के थ्रू हमें सोसाइटी में चेंज भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड कि कितनी स्पेस में, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है तो इतनी स्पेस में सारी चीजें पीपल ऑफ द सिटी के लिए इंश्योर करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज, अब ये जो आइडेंटिटीज हैं आपकी रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सारी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट और टेंशंस भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा पीपल रह रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इकोनॉमी ऑफ सिटी, आप इतनी बड़ी सिटी को, इतनी लार्ज पॉपुलेशन को किस तरह से मैनेज करने वाले हो वो डिटरमाइन करती है आपकी इकोनॉमी ऑफ दी सिटी। जैसे हमने देखा कि स्लम एरियाज हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अल्टीमेटली डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? सो यहाँ तक आपने इतनी सारी चीजों को अभी डिस्कस किया। अब इसी के साथ में एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है सिटी सेंटर को लेके। सिटी सेंटर यानी कि आपकी जो भी सिटी है उसका एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां सभी फैसिलिटीज, एमिनिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। कैसे? अक्रॉस द वर्ल्ड द सिटी सेंटर और द कोर एरिया ऑफ ओरिजिनल सिटी, जो भी सिटी है उसका जो कोर एरिया होता है उसे हम सिटी सेंटर कहते हैं। इट हैज और हैड मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। अब ये जो सिटी सेंटर होता है ये एक अर्बन सिटी, किसी जो भी हम सिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज ये जो सिटी है इसका जो कोर एरिया होगा दैट विल बी नोन एज सिटी सेंटर, और यहाँ पर इस सिटी सेंटर से बहुत सारे फॉर्च्यून्स आते हैं एक सिटी लाइफ के अंदर। कैसे? After being the power center of the city in 19th and early 20th century, the city center went through a period of decline in the later half of 20th century. 19th और 20th century में ये जो सिटी सेंटर होते थे ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आते थे या फिर पावर सेंटर हुआ करते थे। यहाँ से ट्रेड हो रहा होता था, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हुआ करते थे, वारफेयर टेक्टिक्स यहाँ से होती थी, पीपल को सारी फैसिलिटीज इंश्योर यहाँ से हुआ करती थी। लेकिन 20th सेंचुरी के हाफ से हमने देखा कि ये जो सिटी सेंटर है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस वाज द पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ सब अर्ब्स एज the affluent classes deserted in the inner city of the suburbs for a variety of reasons। अब हमने यहां से देखा कि जो है सब अर्ब्स
इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे सपोज ये एक सिटी है, ये उस सिटी का सेंटर है, सो ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी के टाइम से, और इसके आसपास के जो एरियाज होते हैं, जो रीजन्स हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम सब अर्ब्स कह रहे हैं। City centers are experiencing a revival now in many major western cities as attempts to regenerate community life। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में एक चेंज, जो हम सोशल चेंज देख रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो ये है कि ये सिटी सेंटर वापस से ग्रो करना स्टार्ट हो रहे हैं मेजर वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर एक कम्युनिटी लाइफ रीजनरेट करने के लिए। अ रिलेटेड फिनोमिना इज जेंट्रिफिकेशन। इसी का एक रिलेटेड फिनोमिना है जेंट्रिफिकेशन, विच रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ प्रीवियसली लोअर क्लास नेबरहुड इनटू अ मिडिल एंड अपर क्लास वन। ये एक ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर जो लोअर क्लास है वो अपर या मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है सिटी के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जेंट्रिफिकेशन। एंड एज रियल एस्टेट प्राइसेस राइज, इट बिकम्स मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल फॉर डेवलपर्स टू ट्राई एंड इफेक्ट सच कन्वर्जन। और जैसे जैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस राइज होने स्टार्ट होते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि सिटी लाइफ जनरेट हो रही है, साथ ही साथ सबर्ब्स भी जनरेट हो रहे हैं, और इसमें जो लोअर क्लास है वो अपर या मिडिल क्लास की तरफ आगे बढ़ रही है या उसमें कन्वर्ट हो रही है। इसकी वजह से जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, जैसे जैसे वो राइज होते हैं, तो जो डेवलपर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। एट सम पॉइंट द कैंपेन बिगन सेल्फ फुलफिलिंग एज रेंटल वैल्यूज इंक्रीज एंड द लोकेलिटी एक्वायर्स अ क्रिटिकल मिनिमम ऑफ प्रॉस्पेरस बिजनेस एंड रेसिडेंस। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर जो रेंटल वैल्यूज होती हैं, जैसे हाउस लिया जाता है ना रेंट पे, तो वो जो रेंटल वैल्यू है वो जैसे जैसे बढ़ने लग जाती है टाइम के साथ में, सो जो पूरी सिटी है उसमें एक प्रॉस्पेरस बिजनेस और रेसिडेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं इमर्ज होना। सो अल्टीमेटली यहां से सिटी की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। But sometimes the effort may fail and neighborhood goes back down the class scale and returns to its previous status. Changes in modes of mass transport may also bring about significant social change in cities. अब जैसे जैसे जब हम बात करें कि एक तरफ प्रॉस्पेरिटी की हम बात करें, वहीं ये सारी चीजें जो है डाउन भी हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लास स्केल एंड रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस स्टेटस। अगर आप फेल हो जाते हो इन सारी चीजों को मैनेज करने में, तो आपकी सिटी जो है वो वापस से डाउनफॉल भी उसमें हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में मास ट्रांसपोर्ट में अगर चेंजेस होते हैं तो भी सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। Affordable, efficient and safe public transport makes a huge difference to city life and can shape the social character of city apart from influencing its economic fortunes. Many scholars have written on the difference between cities based on public transport like London or New York and cities that depend mainly on individualized car based transport like Los Angeles. So बहुत डिफरेंसेस होता है सिटीज में जो पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड हैं, जैसे होगी लंदन, न्यूयॉर्क हो गई, और वो सिटीज जो इंडिविजुअलाइज्ड कार्स या पर्सनल व्हीकल्स पर जो है पूरी तरह से बेस्ड हैं, जैसे होगी आपकी लॉस एंजलिस। इट रिमेन्स टू बी सीन फॉर एग्जाम्पल वेदर द न्यू मेट्रो रेल इन दिल्ली विल सिग्निफिकेंटली चेंज सोशल लाइफ इन दैट सिटी और नॉट। एंड बट the main cause regarding social change in cities, especially in rapidly urbanizing countries like India, is how the city will cope with constant increase in population as migrants keep streaming into add its natural growth. अब इन सारी चीजों से कंक्लूड करके एक बात हम समझते हैं, यहां तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा कि क्या चेंजेस थे। सिटी सेंटर से एक चीज हम देखते हैं कि सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ग्रो करने के लिए। द डिफरेंस इज कि आप उनको ग्रैब कर पाते हो या आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हो। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए, अगर एक सिटी एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने देखा था कि टाउन और सिटी बेस्ड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, सो अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है तो आपकी सिटी ग्रो करेगी। लेकिन अगर यही चीजें बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं तो आपकी सिटी ग्रो नहीं करेगी और एक दिन वो खत्म हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही साथ में, मतलब दोनों के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही आपकी सिटी जो है वो लंबे समय तक ग्रो कर पाएगी, नहीं तो आपकी सिटी ग्रो नहीं करेगी। और अल्टीमेटली क्या चीजें अब देखने के लिए है हमारे पास में कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है सिटी कंट्रीज में, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, सो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन मतलब रूरल एरिया से आप अर्बन एरियाज में आ रहे हो,
जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या सिटी इन नीड्स को, इन डिमांड्स को पीपल की फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है और इसे हमें देखना होगा, एनालाइज करना होगा। सो अल्टीमेटली सोशल ऑर्डर क्या होता है सिटीज का, ये आपको यहां से समझ में आया होगा। क्या चैलेंजेस है सिटी के सामने, वो आपको यहां से समझ में आएंगे, और सिटी लाइफ किस तरह से चेंज होती है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कर रहे हो। इन सारी चीजों से सोसाइटी का ऑर्डर और चेंज हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन अर्बन एरियाज। क्लियर है, आया समझ में? अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी आपका अपना सजेशन है, कोई एग्जांपल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड हियर वी एंड आवर चैप्टर नंबर 2। क्लियर है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 11th स्टडी करनी है, आपने क्लास 11th पे क्लिक किया, 11th में सभी सब्जेक्ट की वीडियोज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कुछ और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।